हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए कक्षाएं हैं जीव विज्ञान की। और आज का हमारा टॉपिक है जीवाणुओं में जनन या रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीवाणुओं में जनन कितने प्रकार से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस टीजीटी, एलटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो जीवाणुओं में जनन होता है उसमें पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। ज़्यादातर जीवाणुओं में अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। लैंगिक जनन कुछ ही जीवाणुओं में और कुछ विशेष कंडीशन में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर जो अलैंगिक जनन का पहला तरीका है वो है बाइफिशन। यहाँ पर ज़्यादातर जीवाणुओं में जो फिशन होता है वो बाइनरी फिशन होता है। मतलब कि एक जीवाणु कोशिका कुछ समय के पश्चात दो जीवाणुओं में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो जीवाणु की कोशिका है इसकी एक नॉर्मल साइज होती है। फिर कुछ समय के बाद इसके आकार में वृद्धि होने लगती है और यहाँ पर बीच में सेप्टम या पट का निर्माण होने लगता है। फिर यहाँ से ये पट जुड़ जाता है और ये कोशिका दो बराबर जीवाणुओं में बंट जाती है। तो इसी को कहा जाता है बाइनरी फिशन। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके टीजीटी में बनेगा वो ये बनेगा कि जीवाणुओं में कौन सा फिशन कॉमन है। तो इसका जवाब होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ज़्यादातर जीवाणुओं में जो फिशन का तरीका है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे हमको ये समझना है। तो यहाँ पर जो लिखा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ज़्यादातर जीवाणुओं में जो फिशन का तरीका है यही सबसे कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर ये पूछा जाता है कि अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, तो एक जीवाणु को विभाजित होने में कितना समय लगता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में या अनुकूल परिस्थितियों में एक जीवाणु की कोशिका को विभाजित होने में कितना समय लगता है। तो इसका जवाब होगा 20 मिनट्स। 20 मिनट का समय लगता है अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु की कोशिका को विभाजित होने में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर इसी गति से जीवाणु की कोशिका डिवाइड करे, मतलब प्रत्येक 20 मिनट में अगर एक कोशिका बनती है, विभाजित होती है एक बार, तो 24 घंटे में कुल कितने जीवाणु बन जाएंगे। तो इसका जवाब होगा 4 × 10⁻21 कोशिकाएं। यहाँ पर ये डाटा याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट डाटा है। अगर पूछा जाएगा तो आपको निकालने में समय लगेगा और शायद निकाल भी ना पाए। तो 4 × 10⁻21 सेल बनेंगी 24 घंटे में। कब? अगर इसे नॉर्मल गति से डिवाइडेशन होता रहे, मतलब प्रत्येक 20 मिनट पे एक बार अगर डिवीजन होता रहे, तो एक कोशिका से 24 घंटे के अंदर 4 × 10⁻21 सेल बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि सभी कोशिकाएं यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाती हैं, जीवित नहीं रह पाती हैं। जितनी भी सेल्स बनती हैं उनमें से केवल 10% सेल ऐसी होती हैं जो कि सरवाइव कर पाती हैं, जीवित रह पाती हैं। बाकी विभिन्न परिस्थितियों के वजह से समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि सबसे कॉमन फिशन का तरीका कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा है कि सबसे ज़्यादा कि एक कोशिका नॉर्मल कंडीशन में कितने समय में विभाजित होती है। तो 20 मिनट में। और 24 आवर्स में एक जीवाणु से कितने जीवाणु बनेंगे। अगर नॉर्मल गति से यहाँ पर डिवीजन होता है तो 4 × 10⁻21 सेल। इसके बाद जीवाणुओं में जो जनन का दूसरा तरीका है इम्पॉर्टेंट, वो है बाई इंडोस्पोर, अंतः बीजाणुओं के बनने से।
यहाँ पर कुछ जीवाणुओं में जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तब जीवाणुओं में अंतः बीजाणु बनते हैं। अंतः बीजाणु क्या होते हैं, उसकी संरचना आप बुकों में देख सकते हैं कि इस तरीके से उसके अंदर बीजाणु टाइप की संरचना बन जाती है, फिर उसके ऊपर कई लेयर यहाँ पर बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये लेयर है इसे कार्टेक्स बोला जाता है। तो इन सभी लेयर से इसके अंदर का जो इंडोस्पोर है वो सुरक्षित होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सब ऊपर की लेयर डिजॉल्व हो जाती हैं और ये पुनः एक नया जीवाणु या बैक्टीरिया बना देता है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछेगा कि इंडोस्पोर का फॉर्मेशन जीवाणुओं में कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में हो। तो यहाँ पर जवाब होगा कि विपरीत परिस्थितियों में, अर्थात अनफेवरेबल कंडीशन में ही जीवाणुओं में इंडोस्पोर का निर्माण होता है। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद दूसरा चीज पूछेगा कि इंडोस्पोर का फॉर्मेशन किस प्रकार के जीवाणुओं में सबसे कॉमन बात है। तो बेसिलस जीवाणुओं में जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं, उनमें इंडोस्पोर का फॉर्मेशन एक कॉमन प्रोसेस है। और बेसिलस में भी कैसे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम निगेटिव में उतना नहीं होता है जितना कि ग्राम पॉजिटिव में। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडोस्पोर का फॉर्मेशन बेसिलस प्रकार के बैक्टीरिया में कॉमन है और बेसिलस में भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो दो क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक चीज और पूछा जाता है कि इंडोस्पोर का जो कार्टेक्स वाला भाग है, उस कार्टेक्स वाले भाग में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो कैल्शियम डिपिकोलिनेट, कैल्शियम डिपिकोलिनेट नामक पदार्थ पाया जाता है इसके कार्टेक्स में। और यहाँ पर इंडोस्पोर के स्टैनिंग के लिए, इंडोस्पोर का स्टैनिंग जो किया जाता है वो पूछा जा सकता है किस रीजेंट से करते हैं। तो इसका जवाब होगा निग्रोसिन रीजेंट। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इंडोस्पोर के स्टैनिंग के लिए हम किस रीजेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसका जवाब होगा निग्रोसिन रीजेंट। तो यहाँ से इतनी ही बातें इंडोस्पोर से पूछी जा सकती हैं, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं दिखती है। इसके बाद जीवाणुओं में जनन का जो अगला तरीका है वो कोनिडिया के द्वारा। यहाँ पर ये बन सकता है कि कोनिडिया का फॉर्मेशन किस प्रकार के जीवाणुओं में होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसीज वर्ग के जो जीवाणु हैं, जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, जो तंतुगत जीवाणु होते हैं, उनके तंतु ऊपर की तरफ ऐसे टूट करके छोटे छोटे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और वही बाद में डेवलप करके एक नया बैक्टीरिया बनाते हैं। तो इसी को कहते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। यहाँ पर अगला तरीका है बाइजूस्पोर। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिनमें जूस्पोर भी बनते हैं, चल बीजाणु भी बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान रखना जरूरी है कि जूस्पोर का फॉर्मेशन किस प्रकार के बैक्टीरिया में होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया में। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर अलैंगिक जनन से जीवाणुओं से बन सकते थे उतना हमने यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद जो जीवाणुओं में अगला तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो जीवाणुओं में लैंगिक जनन के लिए यहाँ पर ट्रू सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, केवल यहाँ पर कुछ जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। इसमें पहला तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे रूपांतरण कहते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने किया था। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने किया था। तो ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने 1928 में सबसे पहले रूपांतरण की खोज किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चीज पूछा जाता है कि रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने किस बैक्टीरिया में किया था, किस जीवाणु में किया था। तो उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, जिसके द्वारा निमोनिया रोग होता है। डिप्लोकोकस निमोनी, इसी जीवाणु में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी ग्रिफिथ ने।
इसके बाद इसी ट्रांसफॉर्मेशन का या रूपांतरण का बाद में डिटेल अध्ययन किया एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी नामक साइंटिस्टों ने 1944 ईस्वी में। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि रूपांतरण का विस्तृत अध्ययन किसने किया। खोज तो किया था ग्रिफिथ ने 1928 में, लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन किया वो एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी नामक साइंटिस्टों ने 1944 ईस्वी में किया था। अब यहाँ पर हमें देखना है ग्रिफिथ का प्रयोग कि ग्रिफिथ ने क्या प्रयोग किया था। देखिए, उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु पर अपना प्रयोग किया। तो आपको पता है कि जो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु है ये जंतुओं में या आप कह सकते हैं कि मनुष्य में भी निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। उन्होंने इस डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु के 2 स्ट्रेन लिए। एक स्ट्रेन का नाम था यस-थर्ड। यहाँ पर ये डिप्लोकोकस निमोनी है। डिप्लोकोकस का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर कोकस का मतलब गोलाकार जीवाणु, तो 2 गोलाकार जीवाणु यस-थर्ड, और दूसरा था आर-सेकेंड। यहाँ पर जो थर्ड और सेकेंड है ये उसके ऊपर बने हुए लेयर को शो करता है। जैसे आपने पढ़ा था कि जीवाणुओं के ऊपर कैप्सूल या स्लाइम लेयर पाई जाती है। तो जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हो गई सेल वॉल। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 लेयर है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल, और ये टच करने में खुरदरी महसूस होगी, रफ महसूस होगी। तो यहाँ पर रफ से बना आर और केवल 2 प्रोटेक्शन लेयर है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो इसीलिए यहाँ पर इनका नाम रखा गया आर-सेकेंड। ठीक है। और जो दूसरे बैक्टीरिया थे इनके ऊपर 3 कवरिंग लेयर थी। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ही, उसके ऊपर सेल वॉल थी, और सेल वॉल के ऊपर भी एक मोटी लेयर थी जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, और ये टच करने पर चिकनी महसूस होती है, स्मूथ महसूस होती है, इसीलिए इसको कहा गया यस-थर्ड। तो यहाँ पर यस का मतलब स्मूथ होगा, आर का मतलब रफ होगा। यहाँ पर 2 का मतलब होगा कि इसके ऊपर 2 प्रोटेक्शन लेयर है, और 3 का मतलब होगा कि इसके ऊपर 3 प्रोटेक्शन लेयर है। तो आपने पढ़ा भी था शुरुआत में ही कि जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर कैप्सूल की लेयर पाई जाती है वो पैथोजेनिक होते हैं, अर्थात वो रोग उत्पन्न करते हैं, और जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं पाई जाती है वो ज़्यादातर बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक होते हैं, अर्थात वो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसी को लेकर ग्रिफिथ ने प्रयोग किया। उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी, यहाँ पर डीएन लिखा है, डिप्लोकोकस निमोनी के आर-सेकेंड बैक्टीरिया को सबसे पहले एक चूहे में प्रवेश करवाया इंजेक्शन के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने एक चूहा ले लिया और उस चूहे में आर-सेकेंड बैक्टीरिया का घोल या लिक्विड उन्होंने इंजेक्ट किया, तो देखा कि चूहा जीवित रहता है, क्योंकि यहाँ पर चूहे को निमोनिया रोग नहीं होगा। निमोनिया रोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर-सेकेंड स्ट्रैंड जो होता है ये नॉन पैथोजेनिक होता है, अर्थात ये रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो पहला काम तो उन्होंने ये किया कि चूहे में आर-सेकेंड स्ट्रैंड के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, तो यहाँ पर जो माइस है या चूहा है वो जीवित रहता है। इसके बाद दूसरी बार उन्होंने क्या किया, अब की बार उन्होंने यस-थर्ड स्ट्रेन को इंजेक्शन में भर करके चूहे में प्रवेश करवाया। तो यहाँ पर देखिए यस-थर्ड स्ट्रेन जो होता है ये पैथोजेनिक या रोगकारी होता है। यहाँ पर चूहे को निमोनिया रोग हो जाएगा और यहाँ पर चूहा डेड कर जाता है, मर जाता है। इसके बाद तीसरे प्रयोग में उन्होंने यस-थर्ड बैक्टीरिया जो लिया था उसको उन्होंने हीट कर दिया। हीट करने से क्या होता है कि उसके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं, तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो भी रहा हो वो नष्ट हो गया। इसलिए उन्होंने जब इंजेक्ट किया चूहे में तो यहाँ पर चूहा जिंदा रहता है, क्योंकि अब उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल
मर चुका है, समाप्त हो चुका है यस्टर्ड बैक्टीरिया पूरी तरह से, तो यहाँ पर चूहे में निमोनिया रोग नहीं होगा, इसलिए वो जिंदा रहता है। इसके बाद अपने चौथे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि जो हीट यस्टर्ड था इसके साथ में नॉर्मल 8 सेकंड लिया। यहाँ पर 8 सेकंड को उन्होंने हीट नहीं किया था, तो हीट यस्टर्ड को किया था, अर्थात यस्टर्ड जो था वो मृत था और 8 सेकंड जो था ये जीवित था। दोनों को मिला करके जब चूहे में प्रवेश किया तो देखा कि यहाँ पर चूहा मर जाता है, डेड कर जाता है। तो यहाँ से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि यस्टर्ड में कोई ना कोई ऐसा चीज जरूर है जो कि 8 सेकंड को यस्टर्ड में परिवर्तित कर देता है। तो यही उनके रूपांतरण का प्रयोग है। यहाँ पर 8 सेकंड बैक्टीरिया जो थे वो यस्टर्ड में रूपांतरित या परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण का प्रयोग कहते हैं। इसके बाद जीवाणुओं में जो जनन का अगला तरीका है वो है ट्रांसडक्शन, जिसे हम पारक्रमण कहते हैं। ट्रांसडक्शन में क्या है कि बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए बैक्टीरिया एक दूसरे की फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी उनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो एक जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा कि ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है जीवाणुओं में, तो बैक्टीरियोफेज के द्वारा। इसकी खोज भी पूछी जाती है कि ट्रांसडक्शन की खोज किसने किया था, तो जिंडर और लीडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1952 ईस्वी में किया था। तो दो चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है ट्रांसडक्शन में। पहला चीज तो किसके थ्रू संपन्न होता है, तो इसका जवाब होगा बैक्टीरियोफेज। और किन साइंटिस्टों ने इसकी खोज किया था, तो जिंडर और लीडरबर्ग ने 1952 में किया था। और किस बैक्टीरिया में किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये बैक्टीरिया का नाम है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक बैक्टीरिया में इन्होंने खोज किया था सबसे पहले ट्रांसडक्शन की। ट्रांसडक्शन होता क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक बैक्टीरिया की सेल है, ये जो नीचे की सेल आप देख रहे हैं ये एक बैक्टीरिया की सेल है, और ऊपर ये एक बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी है, जो कि एक प्रकार का वायरस है। तो ये वायरस का डीएनए हो गया, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर से बना हुआ है ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया। तो जब यहाँ पर वायरस इस बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ करके उसके साथ जुड़ जाता है, और जुड़ करके जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अब जीवाणु का डीएनए और इस वायरस का डीएनए दोनों के डीएनए आपस में मिल करके गुणन करते हैं। यहाँ पर देखिए अब जो डीएनए बनेगा उस डीएनए में दोनों के डीएनए जुड़े हुए होंगे। इसमें देखिए जो ब्लैक वाला पोर्शन का डीएनए का है ये बैक्टीरिया के डीएनए का है, और जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये वायरस के डीएनए का है। इसके अलावा यहाँ पर इसके प्रोटीन की खोल वगैरह भी बन जाती है। अब यहाँ से ये बाहर आएंगे तो जो नया बैक्टीरियोफेज यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, जो नया बैक्टीरियोफेज बनेगा, इस नए बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होगा वो हाइब्रिड डीएनए होगा, अर्थात आधा डीएनए बैक्टीरिया का होगा और आधा डीएनए इस वायरस का होगा। अब यही हाइब्रिड बैक्टीरियोफेज जा करके जब किसी नए बैक्टीरिया को संक्रमित करेगा तो इस नए बैक्टीरिया में, यहाँ पर देखिए इसका ये हाइब्रिड डीएनए है, ये एक नए बैक्टीरिया को संक्रमित कर रहा है। तो यहाँ पर जो नया बैक्टीरिया का डीएनए होगा उस नए बैक्टीरिया के डीएनए में ये पुराने वाले बैक्टीरिया के डीएनए, अर्थात ये वाला जो पोर्शन है पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए, उसे भी इंजेक्ट कर देगा, और दोनों बैक्टीरिया का डीएनए अब मिल करके एक तीसरा फॉर्म बना लेगा यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं यहाँ पर ट्रांसडक्शन या पारक्रमण, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल का
ट्रांसफर होता है वो एक बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होता है। पहले बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को संक्रमित करेगा, फिर उसके डीएनए का उपयोग करके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो अब जो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे उसमें एक हाइब्रिड जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा। अब ये हाइब्रिड जेनेटिक मटेरियल वाला जो वायरस है या बैक्टीरियोफेज है, जब किसी नए बैक्टीरिया को संक्रमित करेगा तो उस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ये चेंज कर देता है, उसका स्वरूप चेंज कर देता है। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि किसके थ्रू ये होता है ट्रांसडक्शन? बैक्टीरियोफेज के द्वारा। खोज किसने किया था? जिंडर और लीडरबर्ग ने। कब? 1952 में। किस बैक्टीरिया में किया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये फिगर समझाने के लिए आपको बनाया गया था। इसके बाद जीवाणुओं में जो जनन का तीसरा और अंतिम तरीका है वो है कॉन्जुगेशन, जिसे हम कहते हैं संयुग्मन। संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है इसको आप आसानी से समझ लीजिए। यहां पर बैक्टीरिया की ये 2 सेल हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की 2 सेल हैं। एक बैक्टीरिया के सेल में यहां पर देखिए प्लाज्मिड मौजूद है। आपने उस दिन पढ़ा था एफ फैक्टर। तो एफ फैक्टर क्या होता है? एक प्रकार का प्लाज्मिड है। तो जिसमें एफ फैक्टर मौजूद है उसे हम कहते हैं एफ प्लस सेल, और जिनमें एफ फैक्टर नहीं मौजूद है उसे कहते हैं एफ माइनस सेल। जो एफ प्लस सेल है उसे हम डोनर सेल कहते हैं, दाता कोशिका कहते हैं, और जो एफ माइनस सेल है इसे हम रिसिपिएंट सेल कहते हैं, या इसी को हम ग्राही सेल कहते हैं। तो ये ऊपर वाली हमारी हो गई डोनर सेल और नीचे वाली हो गई रिसिपिएंट सेल। दोनों कोशिकाएं जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो यहाँ पर देखिए जो एफ प्लस सेल होती है इसमें पिली नामक एक संरचना होती है, पिली। तो ये पिली के द्वारा दोनों सेल आपस में जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का कंडीशन बनेगा, ये कंडीशन बनेगा यहाँ पर। ये तो पहले से था जेनेटिक मटेरियल, इसमें एक तो ये था ही, अब इसी का एक फोटोकॉपी बनेगा और इसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पर आगे जो दोनों सेल बनेंगी सेपरेट हो जाएंगी, यहाँ से टूट करके अलग हो जाएंगी बैक्टीरिया की सेल। तो यहाँ पर ये तो इसका पहले से जेनेटिक मटेरियल है, इसमें एफ प्लस फैक्टर पहले से ही था। अब जो नई बैक्टीरिया यहाँ पर सेल बनी है उसमें भी एफ फैक्टर मौजूद हो जाएगा। तो जो यहाँ पर एक सेल एफ प्लस थी, एक एफ माइनस थी, अंत में जाकर के यहाँ पर अब दोनों सेल क्या हो जाएंगी? एफ प्लस हो जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। तो यहाँ पर पूछा जाता है कॉन्जुगेशन की खोज किसने किया था? तो लीडरबर्ग और टाटम नामक साइंटिस्टों ने 1947 में किया था। और एक चीज पूछा जाता है कि किस बैक्टीरिया में किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया में किया था, जो कि मनुष्य की आंतों का परजीवी है। और इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो लीडरबर्ग और टाटम ने 1947 में खोजा, किसी किसी बुक में सत्र 1946 भी दिया है। किस बैक्टीरिया में खोजा था? ई कोलाई में खोजा था, और इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। यहाँ पर जो दाता कोशिका होती है, डोनर सेल होती है, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो सेक्स पिली पाया जाता है और एक एफ फैक्टर पाया जाता है। और जो रिसिपिएंट सेल होती है, जो ग्राही कोशिका होती है, उनमें ये दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं, दोनों चीजें नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर कॉन्जुगेशन 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो एफ प्लस और एफ माइनस सेल के बीच। इसके अलावा एक चीज और आपने पढ़ा था, एपिसोम क्या होता है, कि जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से यहाँ पर जुड़ा होता है, जैसे यही प्लाज्मिड जो अलग आपको दिख रहा है, अगर यही प्लाज्मिड यहाँ पर मुख्य डीएनए से जुड़ा हो तो ऐसी सेल को कहते हैं HFR सेल, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। तो HFR सेल और नॉर्मल सेल के बीच या एफ माइनस सेल के बीच जो
कॉन्जुगेशन होगा उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR एंड F-। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर बिल्कुल इसी तरह से होता है, बस अंतर क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, मतलब बहुत तेजी के साथ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर जीवाणुओं के रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर शामिल करने का पूरा प्रयास किया है कि आपको किसी अदर बुक से यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ने की आवश्यकता ना हो। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो जो चीज़ें हमने बताया है कि ये इम्पॉर्टेंट है उन पॉइंट को आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, खास करके रूपांतरण मतलब ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन तीनों की खोज किन साइंटिस्टों ने किया था इनके नाम आप याद रखिएगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने बताया है वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाहर से क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से नहीं पूछा जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर अब समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।